हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आप में से बहुत सारे बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर आप यूपीपीसीएल के लिए कंप्यूटर की क्लास लाएं, तो आप सब के लिए क्लास आ चुकी है। आज का ये पहला क्लास होने वाला है। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और आप सब क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे जिनका भी यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं जहां पर आपसे कंप्यूटर आता है, तो आप इस क्लास को, इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक क्लास आपको दिया था जिसमें बताया था कि आपका सिलेबस क्या है और किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने देखा होगा और आपके नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, यूपीपीसीएल में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ट्रिपल सी नाइलेट, ठीक है, तो नाइलेट ट्रिपल सी का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखना होगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, किस कंप्यूटर को यथासंभव कॉम्पैक्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है। विच कंप्यूटर हैज़ बीन डिजाइंड टू बी एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या इसमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें करना क्या है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो यथासंभव कॉम्पैक्ट हो, ठीक है, या किसको यथासंभव कॉम्पैक्ट होने के लिए बनाया गया। सबसे छोटा कंप्यूटर हम कौन सा बना सकते थे, ठीक है, जो पोर्टेबल भी हो, बहुत छोटा सा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम कंप्यूटर को साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे छोटा हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये सबसे छोटा कंप्यूटर है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आंसर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। याद रखना है, मिनी कंप्यूटर नहीं है, माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे इससे थोड़ा बड़ा साइज का क्या होता है, माइक्रो से बड़ा कंप्यूटर अगर आप देखेंगे तो मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर क्या होता है, फिर आपका होता है सुपर कंप्यूटर। देखिए अगर हम साइज़ के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो सबसे छोटा आपने क्या पाया, माइक्रो कंप्यूटर, फिर उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर। तो सबसे कॉम्पैक्ट कौन सा हो सकता है, आप बोलोगे सर यही हो सकता है, इसका मतलब सी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह हैं, यानी जो असेंबली भाषा में चिन्हों का इस्तेमाल होता है उनको क्या बोलते हैं। कोड्स, निमोनिक्स, असेंबलर या नन ऑफ दीज, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, आपको जल्दी से जवाब कर देना है। इसमें सही जवाब क्या है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे निमोनिक्स बोलते हैं। असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह निमोनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज यानी ये कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, तो इसमें भी दो लैंग्वेज है। एक तो आपकी मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, और दूसरी आपकी क्या है, दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज में लिखा गया कोड कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया कोड नहीं समझ पाता है। और इसको अगर हम इस भाषा में कोड लिखते हैं तो इसके लिए एक ट्रांसलेटर यूज होता है जिसका नाम होता है असेंबलर। तो असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्ह होते हैं उनको हम निमोनिक्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, आस्काई का मतलब क्या है, यानी आस्काई का फुल फॉर्म क्या है। तो आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है। यानी जो हम सब लिखते हैं कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो जैसे ही आप कोई लेटर प्रेस करते हैं तो वहाँ पर क्या है ना, उसका एक आस्काई कोड जनरेट होता है, ठीक है। तो आस्काई का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखना है सभी बच्चों को। एक कार्यक्रम जो अन्य कार्यक्रमों के विकास, मरम्मत या संवर्धन में नियोजित होता है उसे कहा जाता है। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम
जो अन्य कार्यक्रमों के विकास, मरम्मत या संवर्धन में नियोजित हो उसे क्या कहते हैं? अ प्रोग्राम दैट इज एम्प्लॉयड इन द डेवलपमेंट, रिपेयर और इन्हेंसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम्स इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टूल, एप्लीकेशन प्रोग्राम, या इसमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर देना है सभी बच्चों को जो भी क्लास में लाइव हैं, और आप शेयर करते रहो। जिनका भी यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है या फिर अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहां पर कंप्यूटर आता है, आप उन तक इस क्लास को पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास को देख पाएँ, ज्वाइन कर पाएँ। और कल से सभी को 11 बजे ज्वाइन करना है। डेली क्लास आपकी लाइव होगी 11 बजे, सुबह 11 बजे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, सॉफ्टवेयर टूल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, कोडित निर्देशों की सूची कहलाती है। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। तो कोडेड इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। कोडित निर्देशों की सूची क्या कहलाती है? कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? ठीक है, अभी क्या बताना है, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है। देखिए, दो शब्द आते हैं, एक आपका वोलेटाइल आता है और दूसरा आपका नॉन वोलेटाइल आता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से सवाल बनते हैं। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों में डिफरेंस समझ लेना है। अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। यहाँ पर कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है ये आपसे पूछा है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रैम यहाँ पर वोलेटाइल है। देखिए, वोलेटाइल का मतलब सिंपल भाषा में आप ये समझ लो, कौन सी मेमोरी अस्थाई है। कैसी है? अस्थाई है, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल का मतलब है स्थायी, परमानेंट। तो रैम आपका कैसा है? अस्थायी मेमोरी है, यानी टेम्परेरी मेमोरी है। इसमें जो भी डेटा रहता है कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद में डिलीट हो जाएगा। जैसे ही सिस्टम आपका ऑफ होगा, रैम के अंदर सारा डेटा डिलीट हो जाता है। बट जो आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, जैसे हम अगर रोम की बात करें तो नॉन वोलेटाइल है, हम अगर पेन ड्राइव की बात करें तो नॉन वोलेटाइल है, हम अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो नॉन वोलेटाइल है। ये सब कैसी हैं? नॉन वोलेटाइल है। इनमें डेटा हमेशा हमेशा के लिए रहता है, ठीक है, आप सेव करके रख सकते हैं। तो रैम यहाँ पर कैसा हो गया? वोलेटाइल हो गया। अब रैम के अंदर की जितनी मेमोरी होंगी, जैसे अगर हम यस रैम की बात करें या डी रैम की बात करें, तो ये कैसी हैं? ये सब आपकी वोलेटाइल हैं, ठीक है, सब आपकी अस्थायी मेमोरी हैं। रैम का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और यस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्न में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में आता है? प्रिंटर की बात करेंगे तो दो टाइप के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? इम्पैक्ट होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये दो प्रकार के आपके प्रिंटर होते हैं। इसमें नॉन इम्पैक्ट हमें बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट में आता है। लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये सब आपके नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। डेजी व्हील की बात करें, लाइन प्रिंटर की बात करें, तो ये कैसे होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो नॉइज़ बहुत करते हैं, शोर बहुत करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर शोर कम करते हैं कंपेयर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इस पर कभी एक अलग से हम क्लास करा देंगे प्रिंटर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। सो उस क्लास को आप देख लेना, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, डिफरेंस इंजन कब निर्मित हुआ था? डिफरेंस इंजन कब निर्मित हुआ था? यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बताओ। अगर हम बात करते हैं डिफरेंस इंजन की, डिफरेंस इंजन कब बनाया गया था? तो 1822 में। 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था, ठीक है। और इसके बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ, ये किसके द्वारा हुआ? ये भी आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसमें किसका इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर्स का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, या इसमें से कोई नहीं? जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें क्या यूज होता था? बोलो भाई।
तो आप बोलोगे सर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो ध्यान से समझ लो, फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, प्रथम जनरेशन की बात करें तो उसमें वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है, ये प्रथम जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद में अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में आपका हो गया ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ। थर्ड की बात करें तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। फोर्थ की बात करें तो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ। और फिफ्थ में ULSI, इसका मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ, प्लस AI भी आप यहाँ लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग जनरेशन हैं। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, फिर आईसी का यूज हुआ, फिर VLIC का यूज हुआ, फिर ULSI का यूज हुआ। अच्छा, VLSI और ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसका मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये पॉइंट याद रखना है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और AI की खोज किसने की थी? तो ये भी याद रखना है, जॉन एम कार्थी ने, ठीक है, जॉन एम कार्थी ने AI की खोज की थी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की थी। निम्न में से किस मेमोरी में रखा डेटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है? किस मेमोरी में डेटा है जो कि अस्थायी है और जैसे सिस्टम को आप बंद करते हैं तो वो आपका डिलीट हो जाता है? तो इसके बारे में अभी आपको बताए थे, है ना, पता होगा आपको। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका करेक्ट आंसर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, एक वोलेटाइल है। SMTP में M से तात्पर्य क्या है? M क्या मतलब? M का मतलब समझाना है आपको, M क्या होता है। SMTP एक प्रोटोकॉल है। SMTP एक मेल के लिए प्रोटोकॉल है जो मेल को अपलोड करने का काम करता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो सिंपल मेल हो जाएगा, M फॉर मेल। जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा संदेश की सामग्री का वर्णन कराती है? जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो ऐसी कौन सी लाइन होती है जो संदेश के बारे में बताती है? मतलब मेल में क्या लिख रहे हो या क्या आपने भेजा है उसके बारे में एक ऐसी लाइन होती है जो बता देती है। कौन सी वो लाइन है? कंटेंट्स लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है और CC है। बताएं इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? देखिए यहाँ पर जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन C है, सब्जेक्ट। हम जब भी किसी को मेल लिखते हैं या आपके पास कोई मेल आता है तो उसमें एक सब्जेक्ट भी रहता है, तो सब्जेक्ट से हमको ये आइडिया लग जाता है कि जो मेल आया है उसका टॉपिक क्या है, ठीक है, वो किस विषय पर मेल आया है। तो संदेश की सामग्री के बारे में वर्णन कौन करता है? सब्जेक्ट ही तो करता है, ऑप्शन C हो जाएगा। निम्न में से किस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है? मतलब किस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ सकता है? यानी ऐसा कोई कोड है जो कंप्यूटर को समझ आता है, जिसको कंप्यूटर जानता है, तो कौन सा कोड है? हाई लेवल है, मशीन लैंग्वेज है, बहुत ही इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन B, अभी हम आपको बताए थे अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर होता है एक मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है। और अगर कंप्यूटर की मातृभाषा में आप बात करेंगे फिर किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, है ना, क्योंकि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज आती है। तो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से। बट मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत कठिन है, समझ रहे हो, इसलिए हाई लेवल में प्रोग्राम लिखा जाता है और हाई लेवल प्रोग्राम को कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। तो इसके लिए बना दिया है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके लिए क्या बनाया है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ किया गया है। विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? विंडोज एक्सप्लोरर हमें ओपन करना है। देखो विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है ना, जब आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देते हैं वहाँ पर लोकल डिस्क C होता है, ठीक है, वो दिखाई देता है आपका, फिर आपका D दिखाई देता है, ये वाला सब। तो ये सब हम ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शॉर्टकट की पूछिए आपसे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा, आप विंडो की के साथ में E दबा सकते हैं। जैसे ही आप विंडो की जो आपके कंप्यूटर में होती है उसको प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड में विंडो की दबाएंगे और साथ में E आपको प्रेस करना है, बस विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा।
अगला सवाल देखो, पीपीएफ का अभिप्राय है, यानी पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो पीपीएफ का यहाँ पे मतलब समझाना है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है इसका फुल फॉर्म, ऑप्शन बी है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एटीएम के पीछे सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है। एटीएम के पीछे आपने देखा होगा, एटीएम के पीछे क्या, बल्कि एटीएम कार्ड के पीछे, या यहाँ पर लिख सकते हैं आप डेबिट कार्ड। आप देख लेना जो भी आपके एग्जाम में रहता है, यहाँ पे हो सकता है डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है, कितने अंकों का होता है, बोलो भाई। तो आप सबको पता है जो सीवीवी नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है। कितना, 3 डिजिट का होता है। ये सीवीवी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म याद रखना है, जो कि 3 डिजिट का होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप सुपर स्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो फिर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, बोलो भाई। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 हमने जो लिखा ना, ये ऊपर की तरफ लिखा है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट और पी से हम लिख सकते हैं। और अगर सब स्क्रिप्ट की बात करें, जैसे H2SO4 लिखना है हमें, तो फिर कंट्रोल शिफ्ट बी हम यूज करेंगे। अगला सवाल है, ओडीएस का क्या अर्थ होता है। डॉट ओडीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। ये एक्सटेंशन होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क की, आपको पता है। तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट हो जाएगा, ऑप्शन बी है यहाँ पर, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल देखो, पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी में शामिल है। पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी में क्या क्या शामिल है। रोम ओनली, रैम ओनली, बोथ रोम एंड रैम होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, थोड़ा सा गलत है। उसके बाद में नन ऑफ दीज है। तो बताएं, पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी में क्या शामिल है, प्राइमरी मेमोरी में क्या शामिल है। केवल रोम शामिल है या केवल रैम शामिल है, या फिर रोम एंड रैम दोनों शामिल हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए, प्राइमरी मेमोरी की हम बात करते हैं। अगर हम कंप्यूटर में मेमोरी को डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होती है, इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी ये दूसरी मेमोरी होती है, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में देखोगे आप, एक आपका रैम होता है और एक आपका रोम होता है। तो रैम, ठीक है, रोम और रैम ये दोनों कैसी हैं, ये प्राथमिक मेमोरी में आती हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या था। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रथम माइक्रो चिप का नाम आपसे पूछा है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटेल 4004। इंटेल 4004 एक नई तकनीक जो कृत्रिम दुनिया बनाने की क्षमता प्रदान करती है और लोगों के साथ बातचीत करती है, उसे कहा जाता है। एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी जो कि कृत्रिम दुनिया बनाने की क्षमता प्रदान करता है और लोगों के साथ बातचीत करती है। अल्टरनेटिव रियलिटी कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, 3D रियलिटी कहते हैं, इसमें से कोई नहीं। 21 का जवाब करना है। यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी। निम्न में से किसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं किया जाता है। किसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं होता है। मैग्नेटिक डिस्क, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक टैप या हार्ड डिस्क ड्राइव। किसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर वी होगा यहाँ पर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जापानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के आधार के रूप में किस भाषा को चुना गया। यानी जापानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के आधार के रूप में किस लैंग्वेज को चुना गया, बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। विच लैंग्वेज हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेसिस फॉर द जापानीज 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो सही जवाब हो जाएगा सी, यहाँ पर प्रोलॉग हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रोलॉग को जापानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के आधार के रूप में चुना गया। ये कौन सी भाषा थी, उनकी एक बेसिक लैंग्वेज थी, ठीक है, यानी एक बेस था उनका। ये लैंग्वेज कौन सी थी, एक बेस लैंग्वेज थी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। जापानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के आधार के रूप में प्रोलॉग भाषा को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस क्लास में 23 क्वेश्चन को हमने शामिल किया था। अगली क्लास में यहाँ पर हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे
और कोशिश करेंगे कि डेली हम आपको 30 क्वेश्चन कराएं। आप सब ने अभी तक इस क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो सबको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सबको समय पर मिलता रहे। क्लास ज्वाइन करना है डेली आप सबको 11 बजे, सुबह 11 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो ट्रिपल सी की क्लास होती हैं शाम को 8:30 बजे, आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको वहाँ से भी, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ आप करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।